होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो शॉर्टकट कहा जाता है ओएस। उमूमन एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह पे भी लिखा हुआ होता है ओएस। ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो किसी को डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ जो इंडिपेंडेंट काम की, किसी की मोहताज ना हो, उर्दू में अगर समझना चाहो तो जो किसी की मोहताज नहीं है। जैसा कि विंडो किसी की मोहताज नहीं है। हाँ, बाकी हम जितनी भी चीज़ें चलाएंगे हम सब किसके मोहताज होंगे? विंडो के। खुदा ना खास्ता अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकता। इससे पहले डोज आती थी। डोज क्या थी? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी की एक मिसाल मैंने कल इन लोगों को दी थी परसों एग्जाम्पल के अंदर, कि मोबाइल के अंदर सिम है। सिम की मिसाल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। खुदा ना खास्ता सिम नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप वगैरह, इसको हटा दो, वो तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन अगर मेरे पास सिम नहीं है तो मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, मैं मैसेज नहीं कर सकता। मैं मोहताज किसका हुआ हूँ? सिम का। तो सिम कहलाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी की मोहताज नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, जो डिपेंड कर रहे होते हैं किसी के ऊपर वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी हम शॉर्ट की बोल रहे होते हैं एप्स। आज का बड़ा सिस्टम चल गया ना, ये वाली एप्स डाल देना, तो ये एप्लीकेशन है। ये डिपेंड किस पे कर रही होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर करने आए वो है ऑटोकैड। तो ये ऑटोकैड भी डिपेंड किसको कर रहा है? विंडो को, कि विंडो है तो ऑटोकैड चल रहा है। तो ऑटोकैड क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि विंडो क्या हो गई? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एक ये डिफरेंशिएट हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में भी ये दो चीज़ें। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप छू नहीं सकते। इसी तरह का मामला अभी जो हम करने आ रहे हैं ना, हम लोग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, हम इसको सीख रहे हैं, इसकी ऑपरेटिंग। हार्डवेयर क्या होता है? वो रिपेयरिंग की साइड पे आता है। मिसाल के तौर पे पीसी बीप कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, क्या वजह है? तो ये हार्डवेयर वर्क है कि भाई रैम का इशू है या प्रोसेसर का मसला है, किस चीज़ का इशू है। वैसे तो ज़्यादातर रैम इशू आते हैं, तो ये बीप कर रहा होता है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा होता, तो वो एक हार्डवेयर का मामला है। हम लोगों का काम किस पे चल रहा है? सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, फील्ड के अंदर हम लोगों के यहाँ ज़्यादा सुनने में आएगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, जॉब कौन कौन कर रहा है? जॉब कर रहे हैं या की है? छोड़ दिया अभी। अच्छा, कभी किए नहीं किए? आप कर रहे हो क्या नेचर है? सिविल में ही काम कर रहे हो? कहाँ पे? नूरियाबाद। माशाल्लाह, बहुत ही दूर है। क्या नाइट शिफ्ट है? डे शिफ्ट है। तो वहाँ से कितने बजे फ्री हो रहे हो? 4 बजे। सही। कहाँ? लकी वन पे? वो भी वहीं शिफ्ट हो गया ना? डीएचए में हो? कौन से सेक्टर में? सेक्टर 2। डीएचए सेक्टर 3 का सर्वे मैंने ही किया है। उसकी पूरी वायरिंग ड्राइंग वगैरह हम लोगों ने ही जाके बनाई है, ऑटोकैड एक्सपर्ट ने। पहले वालों ने कॉन्टेक्ट लिया हुआ था। हाँ नहीं, पहले वालों की तरफ से गया था। पहले वालों ने हमसे कांटेक्ट किया था सर्वे करवाने और उनकी ड्राइंग्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के अभी इलेक्ट्रिकल की जितनी पीएमटी वगैरह लगेंगी ना, उन सबकी ड्राइंग्स कंटू वगैरह मार्क करने थे। अच्छा जी, तुमने कभी जॉब किया? नहीं, आगे इरादा है? क्या काम है? कंस्ट्रक्शन का है। हाँ, तो बेसिकली देखो, जॉब करने का मतलब क्या होता है? लाजमी नहीं है कि आप किसी के गुलाम बन के काम करो, आप अपना काम ही कर रहे हो, वो एज अ जॉब ही है। जॉब का मतलब ये होता है कि आप फील्ड में टच हो, फील्ड में इन हो। फील्ड में इन होते हैं ना, क्योंकि एजुकेशन का मामला हमारा बहुत ही अलग है। हम लोग आज भी वही इंजीनियरिंग की किताब पढ़ लें जो हमारे बाप दादा ने पढ़ी थी, चाहे वो डिप्लोमा की बुक्स हो, चाहे वो बीटेक की हो, बीएस की हो, बीयू की हो। तमाम वही किताबें जो हमारे बाप दादा पढ़ के आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ चेंज होती रहती है, टर्मोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन हमारी किताबें वही चल रही हैं उसूल के हिसाब से ना। हम लोग अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते, ये हकीकत है। कड़वा लगता है बहुत से लोगों को, लेकिन हकीकत हमारी गवर्नमेंट लेवल पे कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन वो तालीमी निज़ाम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। अच्छा, सेकंड मामला हम लोगों का भी है, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का भी है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी कहीं पढ़ रहे होते हैं, हम भी कहीं पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन दोनों में शौक भी नहीं है पढ़ने का। हमारी यूथ में आजकल ना आगे पढ़ने का चांस नहीं है। आप बोलते हैं यार जितना है ना बस शुक्र अदा करो। इशारे नहीं, हम भी पढ़ लेते हैं कहीं पे, लेकिन सबका मामला ऐसे ही है कि ना हम लोगों को पढ़ने का शौक़ है, ना टीचर को पढ़ाने का शौक़ है। सीधी बात है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम बोलते हैं यार टीचर नहीं आते क्लास लेने। तो आप स्टूडेंट्स की, हम लोगों की गलती भी, हम लोग भी नहीं जाते टीचर को पकड़ के ला, भाई आप सैलरी ले रहे हो, आप पढ़ाओ हमें। हम लोग भी नहीं लाते, हम बोलते हैं यार टीचर नहीं आ रहा, वो बैठा होगा, वो मौजूद है अपनी ड्यूटी पे, वो स्टाफ रूम में बैठा है, चाय चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हम स्टूडेंट्स भी पीछे पड़े हुए थे कि भाई यार अच्छे नहीं आ रही, जान छूटेगी। और टीचर को भी शौक नहीं होता कि यार एक बच्चे आया मैं क्या करूँ आके पढ़ाऊँ, 2 बच्चे आए मैं क्या करूँ आगे पढ़ाऊँ। तो दोनों की तरफ से ताली दोनों हाथ से बज रही होती है।
तो हम लोगों को तो बेसिकली ये करना चाहिए, बेशक एक बच्चा है या 2 बच्चा है, आपने फोकस करके पढ़ना है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, कोई दूसरा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, मुझे खुद सेल्फ स्टडी करनी। क्योंकि मैट्रिक तक जो लाइफ होती है ना, उसमें तो बच्चा ऐसा होता है ना कि टीचर उसको ज़बरदस्ती पढ़ा रहा होता है। मैट्रिक के बाद की लाइफ जो है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें आप समझ लो सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी है। आप चाहे कॉलेज लाइफ में आओ, चाहे वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आओ, यूनिवर्सिटी में भी आएगा ना, यूनिवर्सिटी का अगर किसी ने लाइफ पढ़ी है, टीचर आएगा टॉपिक बोर्ड पे लिख देगा, या उसके पास अगर प्रोमोशन टेबल पे बोर्ड चल रहा होगा, वो उस पर स्लाइड आ जाएगी, बस सिंपल ये टॉपिक है आज का, ये जाके नेट से खुद ही थीसिस निकालो, खुद ही कंपाइल करो, खुद ही बनाओ। यूनिवर्सिटी लेवल में भी ऐसे ही चल रहा होता है। तो आपको बेसिकली क्या है, सेल्फ स्टडी खुद करनी है। हाँ, इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या होता है, आपको फील्ड की टचिंग के हवाले से थोड़ी बहुत नो हाउ मिलती है, लेकिन काम बंदा उबूर तब हासिल करता है जब वो फील्ड में काम करने उतरता है, तो पता चलता है यार हमने बुक में इस चीज़ को ये पढ़ा था और फील्ड के अंदर उसकी लैंग्वेज ये है। ज़बान का बहुत फ़र्क है फील्ड के अंदर ना, हम उसको अलग अलग, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग लेवल से अंदर आप लोग सब सिविल के है ना, ग्रेड्स का एक वर्ड यूज़ होता है इंजीनियरिंग के अंदर। ग्रेड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं सीध लेने के लिए, बीम के अंदर हो, कॉलम्स के अंदर हो, कि एक ही लेवल के अंदर चल रहे हैं, नहीं ग्रेड्स लाइन लगा के शो करनी। अच्छा, फील्ड के अंदर उसी को बंदा कह रहा होता है साल, लट्ठू होता है, डोरी बांधी हुई होती है, साल से वो सीधा ले रहा होता है, साल सोल जिसको कह रहा होता है। तो बेसिकली मसला क्या होता है, लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है। काम वही है, आप भी पढ़ के जा चुके हो, लेकिन आप घबरा जाते हो कि यार मैंने ये चीज़ तो पहली दफ़ा पढ़ी है, लेकिन जब आप काम देखते आप बोलते नहीं मैं कर चुका हूँ। तो ज़बान का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है कि हर चीज़ की ज़बान अलग है। तो इसके हवाले से मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था जॉब के हवाले से, कि जॉब कर रहा होता है ना बंदा, तो बहुत सी चीज़ों के विजन क्लियर हो चुके होते हैं उसके, उसको पता होता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा पहले से। अच्छा, एक बच्चा होता है जो बिल्कुल फ्रेश निकलता है ना, उसको अभी आगे नहीं पता होता, वो किताबी कीड़ा होता है, सिर्फ किताब में पढ़ा होता है कि भाई ये चीज़ होगी तो ये होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता साइड में फटीकिंग क्या है। किताब में लिखने की हद तक अलग मामला हैं, जब आप ज़मीन पे जाके उतर के काम करते हो ना, ज़मीन पे 100 पंचायतें आती हैं, उनको अलग तरीके से टैगल किया जाता है। और वो बंदा जब ही सीखते जब वो साइड पे काम करना शुरू करता है कि भाई ये चीज़ आएगी तो इसको इस तरह नहीं बढ़ना है। अब बाइक है ना, मैं 10 लोगों से लिया, पुलिस वाले 20 रुपये लेके छुप जाते हैं, लेकिन जब तक मुझे पुलिस वाला नहीं रोकेगा और मैं उसको 1-2 दफ़ा फेस नहीं करूँगा ना, जब तक मेरे अंदर झिझक रहेगी। ऐसी मामला फील्ड के अंदर भी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा था। तो फील्ड के अंदर जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पे आपको वर्ड यूज़ करने को मिलेगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, कि भाई ये ड्राइंग है, इस चीज़ की, इस पार्ट की मुझे हार्ड कॉपी दे दो, इस चीज़ की क्या दे दो, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि उस चीज़ का आपको क्या मिल जाए, प्रिंट आउट, उस चीज़ का क्या मिल जाए, प्रिंट आउट। आप लोग थोड़ा इधर इधर हो जाओ, ये लेडी भी इसी बैच में है ना, वो इधर बढ़िया, रोहित आप इधर आ जाओ, आप लोग थोड़ा इधर इधर हो जाओ। तो उसमें क्या चल रहा है आपके पास, रोहित आप भी इधर आ जाओ, चेयर ये वाली ले लो, उसको छोड़ दो, ये वाली चेयर उठा लो। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके पास क्या चल रहा था, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपका जो पार्ट है उस चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के आप दोगे क्लाइंट को, आप क्या दोगे, प्रिंट आउट। अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है सॉफ्ट कॉपी के हवाले से, वो डिमांड कर रहा है सॉफ्ट कॉपी, हम लोग अभी इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो फील्ड में आपके पास यूज़ होती हैं सॉफ्ट कॉपी की। तो इसका मतलब ये कि आपने उसको ऐसी फॉर्म में देना है कि वो उसको एडिट कर सके, उसको क्या कर सके, एडिट। चाहे आप उसको मेल करो, चाहे आप उससे USB लो, मेमोरी कार्ड लो, आपने उसको ऐसे देना है कि वो सॉफ्टवेयर पर खोल के उसको एडिटिंग कर सके। बाज़ औक़ात होता है ये, आप जल्दी में था, मैनेजर डायरेक्टर उसने कह दिया भाई ये ड्राइंग बना लिए, आप इसकी हार्ड कॉपी मुझे दे दो, तो फिर आप उसका प्रिंट निकाल के उसके पास लेके जाओगे। अगर वो आपको कह देते इस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी मुझे दे देना, मैं देख लूँगा, तो फिर आप उसको मेल कर दोगे या USB के ज़रिए दोगे कि वो उस सॉफ्टवेयर पे, हम जैसे ऑटोकैड का पढ़ लें तो सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ओपन करें, उसमें कोई एडिटिंग है तो उसमें करेक्शन कर सके। तो एक ये मामला था। अच्छा, सेकंड चीज़, कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ इससे पहले, किसी भी किस्म का, कोई भी नहीं किया हुआ, आपने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कितना चला लेते कंप्यूटर, कुछ किया हुआ कोर्स, क्या कितना चला लेते कंप्यूटर, माउस वाउस तो पकड़ना आता है ना, अच्छा अपने मतलब के काम आ जाते हैं, सही। अच्छा, सिर्फ ये पूछा था माउस चलाना, अगर कोई बंदा ऐसा है ना जिसको माउस चलाना नहीं आता, फिर तो समझाना बेकार है। तो यहाँ पे असल में कंप्यूटर के हवाले से ना थोड़ी सी नोहा है। अच्छा, कंप्यूटर कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, विंडो कौन सी है, ये जैसे विंडो चला रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें विंडो कौन सी दली हुई है आपके पास, लैपटॉप है, PC है, लैपटॉप है, उसमें विंडो कौन सी दली हुई है, अच्छा नहीं पता, 7 है, 9,
विंडो 9 मैंने भी नहीं देखी आज। विंडो 7 है, 7 है। ये देखो ये सामने विंडो 7 है। अगर किसी को 7 पे डाउट हो रहा है ना, वो सामने देख ले कि इसी तरह की विंडो है या नहीं। अच्छा, विंडो 8 और विंडो 10 ये दो विंडो इसके बाद की हैं, लेटेस्ट विंडो। विंडो एक्सपी को तो खैर 18-20 साल हो गए, तो उसके बाद वो आई है विंडो 7, और विंडो 7 के बाद अब ये लेटेस्ट है, यानी कि 2-3 साल पहले की बात है। ये विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 जो लॉन्च हुई है, उनमें इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है। इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज है। विंडो 7 वैसे ही काम कर रही है जिस तरह विंडो एक्सपी काम करती थी। एक्सपी तो सब नहीं चलाई होगी, 7 भी चला रहे हैं। 7 काम किस पे कर रही होती है? कॉलम्स के अंदर 7 काम कर रही होती है कॉलम्स पे। अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप ये देखो कॉलम ओपन हो रहा है। मैं ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉलम ओपन हो रहा है। तो ये काम कर रही थी कॉलम्स के ऊपर। और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ जो कॉलम पे काम कर रही हो, वो चीज़ कहलाती है टैब सिस्टम। मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोग अगर पेन कॉपी लाए हो तो वेल एंड गुड, उस पर अपने पास नोट्स लिख लो। नहीं लाए तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लिख लेना। टैब सिस्टम, क्या चीज़? सही, रिबन सिस्टम। खाली टैब सिस्टम नहीं लिखना है, ये डिटेल लिखी है मैंने समझाने के लिए सिर्फ। टैब सिस्टम, और टैब सिस्टम के आगे आप लिखो वर्क ऑन कॉलम्स, और रिबन सिस्टम वर्क ऑन रॉज। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉज के अंदर काम कर रही है वो कहलाती है रिबन सिस्टम, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉलम्स के अंदर काम कर रही है वो कहलाती है टैब सिस्टम। कॉलम्स में काम करने वाला टैब सिस्टम, रॉज में काम करने वाला रिबन सिस्टम। विंडो 8 या विंडो 10 का दीदार किया किसी ने? कभी देखा है उसको? उर्दू भी सीख लोगे ना साथ साथ। विंडो 8 या विंडो 10? हाँ सही, उसमें विंडो दली हुई होगी, विंडो 8 दली हुई है। तो उसको देखा है कभी खोल के ना कि किस तरह का आ रहा है इंटरफेस? हाँ, वो चेंज है। वो क्या है, उसके इधर जो आप आएंगे ना, ये अभी मैं नाम बताऊंगा इसका टास्क बार का ना, इधर जो स्टार्ट बटन होता है ये आपका, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर के नाम से ना, वो इस तरह के फॉर्म में आ रहे होंगे, रॉ की शक्ल में ऐसे आ रहे होंगे, रॉ बने हुए आ रहे होंगे। जबकि इसमें कैसे आ रहे हैं? कॉलम्स में आ रहे हैं। तो ये कहलाता है टैब सिस्टम और रिबन सिस्टम। अच्छा, अगर किसी ने ये भी यूज़ नहीं किया विंडो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबने यूज़ किया होगा टाइपिंग वाइपिंग करने के लिए, कभी ना कभी यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह बनाने या कुछ ना कुछ करने, कभी ना कभी इसको ओपन किया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमारे पास ऐसे ही मामला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ओल्ड वर्जन था ना हमारे पास 2006 तक, उसमें ये काम कर रहा था कॉलम्स के अंदर, फाइल के अंदर आते थे या होम के अंदर इंसर्ट, एडिट, ये तमाम चीज़ों पे आप क्लिक करते थे तो कॉलम्स ओपन होते थे। इन सब में क्या होते थे? कॉलम्स ओपन होते थे। अच्छा, 2007 वर्जन पहला वर्जन था जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको कन्वर्ट किया है रिबन सिस्टम के अंदर। जो 2007 वर्जन है ना, उसमें ऐसे रॉ आ रही है, और वो वाहिद अकलौता वर्जन है जिसके अंदर फाइल का टैब नहीं है। उसमें ऑफिस बटन का लोगो बना हुआ है, जिस तरह ये लोगो बना है ना, इस तरह का ऊपर लोगो बना हुआ है। फाइल के टैब के बजाय लोगो बना होगा। जो चीज़ फाइल के अंदर मौजूद है वही तमाम चीज़ें उन्होंने ऑफिस बटन के लोगो में दे दी है। तो एक वाहिद वर्जन, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, इतना नहीं चल सका। तो उन्होंने फिर जब 2009 के बाद वर्जन निकाले, 2008 में तो टैब नहीं निकाला उन्होंने, 7 के बाद ना 9 पे आए, तो उन्होंने फिर फाइल का टैब डाल दिया दोबारा। तो ये एक डिफ्रेंशिएट सिर्फ दिखाने के लिए मैं इधर काम कर रहा हूँ। तो ये किस में हो रहा है? रॉ के अंदर काम कर रहा है। ये किस में काम कर रहा है? रॉ में। तो ये कहलाता है रिबन सिस्टम। और हम लोग काम कर रहे हैं ऑटोकैड के वाले से, हम लोग ऑटोकैड को पढ़ेंगे। तो ऑटोकैड जो है ना, ये भी कन्वर्ट हुआ है रिबन में, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ है 2009 वर्जन में। वर्जन 2009 कन्वर्ट इन रिबन सिस्टम। अच्छा, रिबन सिस्टम से कन्वर्ट होने से होता क्या है? कोई आइडिया जहन में रखा हो? मैंने
रोहेब आया था ना, रोहेब और फैजुर रहमान, थोड़ा सा आइडिया भी बताया था इनकी कैपेसिटी के हवाले से कि कितना फ़र्क आ गया रिबन सिस्टम और टैब सिस्टम की वजह से। ग्राफिक नहीं, सीडी और डीवीडी का फ़र्क बताया था, क्या आया, कुछ जहन में आया क्या? हाँ, ऐसे में जो सीडी होती है ना, जो हम मार्केट से सीडी लेके आते हैं, उसमें आप डेटा सेव कर सकते हैं 600 MB तक, 600 MB का डेटा होता है एक सीडी के अंदर। और जो डीवीडी होती है ना, उसमें 4.7 GB तक का डेटा आप सेव कर सकते हैं। जो ओल्ड वर्जन थे 2008, 2007, 2006, 2005, यानी कि 2008 तक का जो वर्जन था वो आपको मिलता था सीडी के अंदर। वो किस में मिलता था? सीडी के अंदर, यानी कि उसकी कैपेसिटी होती थी 600 MB, 550 MB, 600 MB आपका सीडी में राइट हो जाता था आपको। अच्छा, जब 2009 वर्जन आया उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रिबन के अंदर। रिबन में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, हर चीज़ फ्रंट पे आ गई। अभी ये तो मैंने क्लासिक मोड क्या हुआ है, इसको मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म पे दिखा देता हूँ। जब आप इंस्टॉल करोगे तो किस तरह आएगा, इसको कन्वर्ट करना फिर बताऊँगा किस तरह करते हैं। आप जब अपने पास ओपन करोगे ऑटोकैड तो वो इस तरह मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग कोशिश करना अपने साथ एक USB लेके आओ और चेक करके आना कि आपके पास जो विंडो है वो कौन सी है, 32 बिट है या 64 बिट। ये माई कंप्यूटर लिखा है, अगर किसी के पास विंडो 10 या विंडो 8 है उसमें दिस PC के नाम से आ रहा होगा। आप इस पर राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज़ में आ जाना। यहाँ पे सिस्टम की टाइप आई हुई होती है, ये आई हुई टाइप, सिस्टम टाइप 64 बिट। तो आप ये देख लेना कि कौन सा बिट है, ताकि मुझे आते साथ आप दे देना तो मैं बैकअप कॉपी पे लगा दूंगा। और अगर किसी को अभी कंफर्म है और USB तो अभी दे दो, मैं आपको बैकअप कॉपी पे लगा देता हूँ। क्योंकि इसका जो बैकअप है ना, हम जैसे अभी काम कर रहे हैं ना, हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं 2014 के ऊपर। तो 2014 का जो बैकअप है वो कम से कम 4 GB का है और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये 5.5 से 6 GB पे चले जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, जिसकी फाइलें जाएंगी खुलने के बाद, क्योंकि अभी तो कंप्रेस हुआ होगा तो वो 5.5-6 GB तक चले जाएंगे। तो इतना हैवी हो गया सिस्टम। तो रिबन सिस्टम में क्या हुआ था कि आपका डिस्प्ले आपको लोड करने में टाइम लगाता था, क्योंकि हैवी हो गया था, सामने हर चीज़ आ गई थी, कोई भी चीज़ है वो सामने क्या आ गई, फ्रंट पे आ गई। और फ्रंट पे जब कोई चीज़ आ जाती थी उसको लोड करने में सिस्टम को टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह कचरा PC होते हैं, जब बाहर वाले उसको कचरा टिश्यू पेपर यूज़ करके फेंक देते हैं ना, तो हम लोग होते हैं न्यू वर्जन आया हमारे यहाँ, तो हम लोग तो तब यूज़ करना शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे 8 GB, 12 GB, 4 GB रैम चल रही है, 6 GB रैम, ये कुछ भी नहीं है सिस्टम के हवाले से, क्योंकि बाहर रैम चल रही है 1 TB के अंदर 1024 GB। तो वो सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी उन्हीं के हैं, तो उनके सिस्टम भी ऐसे अपडेटेड हुए हुए हैं। हमारे यहाँ सिस्टम का मसला ये है कि वो अपडेटेड सिस्टम नहीं है। जब अपडेटेड सिस्टम नहीं है तो हम लोगों को बड़ा मसला होता है सिस्टम को यूज़ करने में, चलाने के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सिस्टम आ गया, किसमें आ गया, रिबन में। और रिबन में सबसे बड़ा मसला क्या हो गया था, आपका सिस्टम क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, आपको हैवी हो रहा था, क्योंकि रैम का सबसे बड़ा रोल था कि रैम इतनी अच्छी नहीं है, रैम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सिस्टम हैंग हो रहा था। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को फास्ट चलाने के लिए इसके सिस्टम के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग किस तरह करते हैं, जैसे याद होगा विंडो XP के अंदर हमारे पास एक थीम का ऑप्शन आता था। ये जब की बात है जब Pentium 3, Pentium 4 का दौर था ना, Pentium 2, तो आपके पास 64 MB की रैम, 128 MB, 256 MB, 512 MB की रैम चल रही होती थी। अब तो 4 GB नॉर्मल ही हो गई है आप ना। तो उस टाइम जब रैम कम होती थी तो आपकी विंडो XP ना बहुत ज़्यादा लोड ले रही होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उसकी थीम को कर देते थे विंडो क्लासिक, थीम कर देते थे विंडो क्लासिक। तो ग्राफिक का डिस्प्ले ना उसका बिल्कुल हम स्लाइड वाला दे देते थे, नॉर्मल मोड। तो उससे आपका जो PC काम कर रहा होता था बहुत ज़्यादा लाइट वर्क करता था। तो उसके लिए आप क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, प्रॉपर्टीज़ में आ जाते थे विंडो XP के अंदर, और पहला ऑप्शन आता था थीम, और आप थीम पे एडिटिंग कर देते थे, उसको क्लासिक कर देते थे। लेटेस्ट वर्जन में क्या हो गया, विंडो 7 ईयर्स के बाद पर्सनलाइज का ऑप्शन आ गया, प्रॉपर्टीज के बजाय किसका ऑप्शन आ गया, पर्सनलाइज। आप पर्सनलाइज में आएंगे और पर्सनलाइज में आने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, क्लासिक मोड। तो इससे क्या हो गया, ये चीज़ क्लासिक मोड में चली गई, ये चीज़ चलेगी क्लासिक मोड में। क्लासिक मोड से क्या हो गया, सिस्टम फास्ट चलने शुरू। बेसिकली होता क्या था, उसको लोड कम मिल रहा होता था, PC फास्ट चलता था। ऐसे ही मामला ऑटोकैड के साथ भी है। अभी ग्राफिक का डिस्प्ले इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, हैवी है, जो भी चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ वो लोड ले रहा है हर चीज़ को। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी क्लासिक मोड में कन्वर्ट कर देते हैं कि ओल्ड वर्जन की तरह ये भी फास्ट काम
करते रहे, तो रैम आपकी कम भी हो तो कोई मसला नहीं होता। तो एक तो ये जनरल नॉलेज के हवाले से थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्किंग के ऊपर। जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, शायद मैंने इन लोगों को डिस्कस किया था, नहीं किया था, ग्राफिक्स के ऊपर नहीं किया था ना, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हुई थी हमारी जनरल नॉलेज के वजह से। अच्छा, ग्राफिक्स, हाँ भाई ग्राफिक्स क्या चीज़ है, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है और हम लोग इंजीनियर के दिमाग में तो खन्नास होते हैं ना कि हमारा तो ग्राफिक्स से कोई लिंक है ही नहीं। हम समझते हैं ग्राफिक्स वाला वही है जो वेडिंग कार्ड बना रहा है, विजिटिंग कार्ड बना रहा है, ब्रोशर बना रहा है, सर्टिफिकेट बना रहा है, वही ग्राफिक इंजीनियर है। हम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है। तो ग्राफिक्स किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? ग्राफिक पेपर भी मिलता है मार्केट में, ग्राफ पेपर जिसको आप कहते हैं। ग्राफिक्स का वर्ड निकला है विजुअलाइजेशन से, नज़र आने वाली चीज़। ग्राफिक का जो वर्ड निकला है ना, वो निकला है विजुअलाइजेशन, नज़र आने वाली चीज़। ग्राफिक का डिस्प्ले अच्छा है नहीं आ रहा, नज़र आने वाला विजन। तो हम लोग भी जब स्केच बनाते हैं, आप लोग सिविल में प्लानिंग करते होगे, एक रफ स्केच बनाते होगे, आपकी भी सिविल की फील्ड है, सब सिविल वाले, तुम्हें भी सिविल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल 440 वाट का करंट। अच्छा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक खाका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाका। वो जो खाका बनाते हैं वो भी तो आप किसी को डिस्प्ले कर रहे हो, वो भी नज़र आने वाली चीज़ है, तो उसका भी लिंक किससे आ रहा है? ग्राफिक्स से। लेकिन कैटेगरी अलग हो गई ब्रांचेस में। तो ग्राफिक्स जो फील्ड है ना, ये तो दुनिया की हर चीज़ ग्राफिक्स से बिलोंग कर रही है। हाँ, अब ये डिपेंड किया जाता है कि आप ग्राफिक के किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो। हमारी जो ब्रांच है ना, वो है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच ये है, समझ ले, सबसे पहली ब्रांच ग्राफिकल डिस्प्ले की, इंजीनियरिंग ग्राफिक जिसको हम कहते हैं। ऑटोकैड इंजीनियरिंग ग्राफिक का एक हिस्सा है। तो इंजीनियरिंग ब्रांच। सेकंड ब्रांच आती है मल्टीमीडिया। अभी आ रहे हैं, इस पर भी आ रहे हैं। फिर पब्लिकेशन और फिर वेब। बेसिकली ये 4 ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की, ग्राफिक की ये 4 ब्रांचेज हैं। इंजीनियरिंग की भी 4 हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं अभी, क्योंकि हमारा डिटेल टॉपिक है इंजीनियरिंग का। अभी तो ओवरव्यू के तौर पे समझ लें सिर्फ कि ग्राफिक ने ये 4 ब्रांचेज हमें दी हैं। इंजीनियरिंग को अभी आप स्किप कर दें, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम आ जाते हैं नीचे के टॉपिक्स पे। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? हाँ भाई फैजुर रहमान, मल्टीमीडिया का भी नाम सुना है? बड़ा पॉपुलर नाम है। हाँ भाई, सिर्फ नाम सुना है, काम नहीं सुना इसका। अच्छा, हाँ भाई, आप मैडम कुछ नाम सुने? नहीं, मल्टीमीडिया यूज़ नहीं किया अभी तक। सुना है? हाँ भाई, मुजीब ने सिर्फ सुना है। तुमने भी सुना है ना मुजीब ने? अच्छा, असल में मल्टीमीडिया का जो वर्ड निकला है ना, वो निकला है एनिमेशन से। मीडिया ग्राफिक का वर्ड निकला होगा। ग्राफिक अलग चीज़ है, मीडिया ग्राफिक का अलग चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अलग होता है, मीडिया ग्राफिक का कोर्स अलग होता है। असल में मीडिया का वर्ड निकला है ऐसी चीज़ जो आपके सोशल मीडिया लिंक के अंदर है, जो चीज़ आपकी किसमें लिंक है ना। मल्टीमीडिया वो चीज़ जो एनिमेशन के अंदर है, हरकत के अंदर, मूवीज चल रही हैं, फिल्म चल रही है, ड्रामे चल रहे हैं, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया का ताल्लुक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई बुक रखी हुई है सामने, वो मल्टीमीडिया का ताल्लुक नहीं है। विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है, सर्टिफिकेट रखा है, ब्रोशर रखा है, इसका ताल्लुक मल्टीमीडिया से नहीं है। इसकी इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी, बहुत बारीक सा इसमें फ़र्क है पब्लिकेशन के अंदर और मल्टीमीडिया के अंदर। मल्टीमीडिया में वो चीज़ होगी जो हरकत के अंदर होगी, और पब्लिकेशन में वो चीज़ होगी जो स्टिल फॉर्म में होगी, रुकी हुई फॉर्म में। ब्रोशर, सर्टिफिकेट, सबसे एग्जाम्पल ले लें आप, क्योंकि पब्लिकेशन का वर्ड निकले पब्लिक यूटिलाइजेशन, आवाम की सहूलत के लिए जो चीज़ दी गई है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपके आगे न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर लेते हैं, प्रिंटिंग का काम है, प्रेस वर्क जितना भी हो रहा है, प्रिंटिंग का काम जितना भी हो रहा है, वो सब बिलोंग कर रहा है किससे? पब्लिकेशन से। वो मल्टीमीडिया से बिलोंग नहीं कर रहा। जो भी चीज़ एनिमेशन के अंदर है, मूवमेंट के अंदर है, वर्किंग के अंदर, सिमुलेशन के अंदर है, एनालिसिस के अंदर है, वो तमाम चीज़ें चल रही है मल्टीमीडिया के अंदर। वो सब चल रही है मल्टीमीडिया के अंदर। और वेब तो पता ही होगा, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट वगैरह, इसका भूम कभी उठता है, कभी नीचे बैठ जाता है झाग, फिर कभी उठ जाता है। अभी आज का बहुत ज़्यादा चल रहा है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, बीच में फिर डाउन हो गया था, दोबारा उठ गया। तो हमारा जो ताल्लुक है वो किससा है भाई? इंजीनियरिंग। ये तो खैर जनरल नॉलेज के लिए था, हम लोग डिस्कस किसको करेंगे? इंजीनियरिंग को।
इंजीनियर, सब इंजीनियर बनना चाह रहे हैं ना माशाल्लाह, बन भी गए, बन भी रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग कौन कौन सी फील्ड में होती थी? सिविल, जो आप लोगों की फील्ड है, मैकेनिकल, दो तीन चीज़ों से निकला है। निकला मैकेनिकल फील्ड से था। इंजीनियरिंग सियासत इसलिए कह रहे होते हैं कि जिसका सर होता है ना पैर होता है, इस वजह से कह रहे होते हैं कि कुछ पता नहीं होता है। इंजीनियरिंग में क्या है, घपला चल रहा है हमारे यहाँ। इंजीनियरिंग के अंदर ना कोई एक मिसाल के तौर पे सिविल की फील्ड की मिसाल ले लो। सिविल हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फील्ड है, किसी को डिपेंड नहीं कर रही सिविल की फील्ड, लेकिन उसको भी ज़रूरत किसकी पड़ रही है? वायरिंग की, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत पड़ रही है मैकेनिकल की। सेवरेज पाइपिंग जाएंगी अंदर, ड्रेन की पाइपिंग जाएंगी, हॉट वाटर पाइप जाएगा, कोल्ड वाटर पाइप जाएगा। अगर बड़ा प्लाजा बन रहा है, HVAC का काम हो रहा है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन डक्टिंग सिस्टम चल रहा है, तो हम मोहताज क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक में है। ऐसा हो नहीं सकता एक बंदा बोले कि मैं अकेले काम कर लूँ ना, अकेले कभी नहीं आप कर सकते। दुनिया बनी है ना, हर बंदे का अपना अपना काम है। आप बोलो मैं अल्लामा हूँ, मैं ही सब काम कर लूँगा, नहीं हो सकता। हर बंदे की अपनी एक फील्ड है, वो उसी फील्ड के अंदर ही आगे कामयाब हो सकता है। हाँ, जनरल नॉलेज की हद तक, मालूमात की हद तक वो पढ़ लेगा हर चीज़, लेकिन हर चीज़ की ना अपनी एक बेसिक रिसोर्स होती है, वो उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर सकता जब तक वो चीज़। एक ही पेशा आप अपना सकते हो, हाँ मालूमात आप रख सकते हो हर चीज़ की वर्किंग के हवाले से। तो ऐसे मामले इसी वजह से हम इंजीनियरिंग कह रहे होते हैं कि एक चीज़ का लिंक दूसरे के साथ नहीं कर रहा है, दूसरे का तीसरे के साथ, तो आपस में मिल बांट के हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो इंजीनियरिंग सियासत चल रही है। हाँ, आप ये समझ लें। तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो 3 ब्रांचेस है ना, ये सबसे अहम ब्रांच थी जो शुरू से चलती हुई आ रही हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। किसी को भी देख लो आप, पहले तो इंजीनियरिंग का वर्ड ही बहुत कम इंजीनियर बनते थे, गली में 1 इंजीनियर होता था, अब गली में 10 इंजीनियर हैं, घर में 10 इंजीनियर, माशाल्लाह 10 अगर औलादें हों तो ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कैटेगरी आ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई, ब्रांचेस होते गई। अब सिविल है ना, सिविल इंजीनियर की भी बहुत सारी ब्रांच निकल गई। पहले सिर्फ एक लिमिटेड होता था, अब सिविल के अंदर भी बंदा बोल रहा था या मैं फील्ड में काम पे लग गया तो मुझे क्या मिला, आया मैं क्वांटिटी सर्वेयर लग रहा हूँ, आया मैं टाउन प्लानर लग रहा हूँ, आया मैं इंटीरियर के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक्सटीरियर के ऊपर काम कर रहा हूँ, सर्वेइंग की फील्ड पे आ रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइड पे आ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की साइड पे। तो हर चीज़ के अलग अलग ब्रांचेस बन गए, डिवीजन हो गई। इसी तरह मैकेनिकल है, मैकेनिकल की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बन गई। अब उसमें फील्ड वर्क भी है, वाइट कॉलर जॉब भी है। हम लोग तो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं वाइट कॉलर जॉब पे, लेकिन मज़ा वैसे फील्ड जॉब में ही, फील्ड वर्क के अंदर है। मैकेनिकल में आ गया, आपने कहा मैकेनिकल के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस कैसे आ गई। एक तो मामला आ गया आपका जो डिपेंडेंट के अंदर है, जिसमें पाइपिंग की फील्ड आ गई। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसमें HVAC की फील्ड आ गई, या इसके अलावा आपके पास CCTV कैमरा, ये फील्ड आ गई, या सेवरेज सिस्टम की फील्ड आ गई, प्लम्बिंग की फील्ड आ गई। ये तमाम वो फील्डें जो आपस में लिंक कर रही हैं बिल्डिंग को। अच्छा, एक फील्ड आती है डाई एंड मोल्ड, सांचे बनाना। ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, गाड़ियों के पार्ट बना है, मशीन के पार्ट बन रहे हैं, वो सिविल से कोई लिंक में है ही नहीं, डायरेक्ट मशीन की फील्ड है, तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी फील्ड का हिस्सा है। इसी तरह अगर हम आते हैं फील्ड वर्क के अंदर, ऑटो डीजल ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, पार्ट्स बन रहे हैं इनके, ये सब क्या है, मैकेनिकल का हिस्सा है। RACT छोटी ब्रांच है HVAC की, जिसको हम बोलते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडिएटर, ये तमाम चीज़ें किसमें आती हैं, RACT के अंदर आते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इसकी फील्ड है, ये भी मैकेनिकल का एक पार्ट है छोटा सा। अच्छा, इसके फील्ड वर्क में आते हैं मशीनिस्ट, खराद मशीन वाला। उन्होंने देखो अगर बाइक में मसला होगा, बोलता है मैं खराद मशीन वाले से बना के आ रहा हूँ, लैथ वाले से इसकी रिपेयरिंग करवा के आ रहा हूँ, थ्रेडिंग करवा रहा हूँ, या चूड़ियाँ वगैरह जो भी है नलिंग करवा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, मशीनिस्ट की फील्ड आ गई। फिटर की फील्ड अलग है, वो टर्निंग भी कर रहा होगा, कटिंग भी कर रहा होगा पार्ट बना के, और उसको फिट भी करके दे रहा होगा। तो इसकी सब ब्रांचेज है। तो मैकेनिकल भी बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर ब्रांचेज आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले आ गए, इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें किससे निकल गई, इलेक्ट्रॉनिक से। और अभी जैसे हमारे पास आ गया है, वो आ गया मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स जेबिस्ट करवा रहा है अभी। मैकेट्रॉनिक में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों का मर्ज कर दिया है।
तीनों फील्डें क्या कर दी हैं, एक जगह पे मर्ज कर दी हैं। उम्मन देखा होगा आपने एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, या CNC मशीन का कभी नाम सुना हो अगर, तो ये सब क्या है, मैकेट्रॉनिक के ऊपर काम कर रही हैं। कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक लगा है, PLC लगा होगा, आर्डिनो लगा होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर लगा होगा, मुख्तलिफ कंट्रोलर सिस्टम लगे होते हैं चलाने के लिए। स्विचेस होते हैं, सर्किट्स वगैरह, वायरिंग चल रही है इलेक्ट्रिकल के हवाले से। अच्छा, गेट सिस्टम जो आया हुआ है, थ्रेडिंग सिस्टम आया हुआ है, वो सब डिपेंड कर रहा है मैकेनिकल में। मैकेनिज्म सिस्टम टोटली क्या चल रहा है, मैकेनिकल। तो तीनों चीज़ों को मर्ज करके उन्होंने एक मशीन लॉन्च कर दी है, तो उसका फील्ड का नाम क्या दे दिया, मैकेट्रॉनिक्स, कि भाई ये मैकेट्रॉनिक्स से बिलोंग कर रही है। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड है आपकी, क्या आ गई, इंजीनियरिंग फील्ड। तो इसकी ये ब्रांचेस निकलती गई। अब हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से, थोड़ा सा इंटरफेस को पहले समझ लें। इंटरफेस किसे कहते हैं, इंटर किसे कहते हैं, सब ने इंटर किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, डिप्लोमा भी इक्विवेलेंट है ना इंटर के, इंटरमीडिएट जिसे कह रहे हैं। इंटर का मतलब क्या होता है, चले बहुत से लोग आई इंटर से कंफ्यूज जाते हैं ना, ये लिख देता हूँ। अगर सिर्फ ये इंटर लिखा हो, इसके क्या मायने, दाखिल होना। इंटर का मतलब क्या होता है, दाखिल होना। ये जो लैंग्वेज का फ़र्क है ना, ये सिर्फ इंग्लिश का मसला है और कोई मसला नहीं है। मायने एक ही, प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है, ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। इंटर का मतलब होता है दाखिल हो जाना, और जो इंटरमीडिएट है उसका नाम भी आई से लिखते हैं, देखा होगा डिग्री के ऊपर इंटरमीडिएट, वो भी इंटर से ही निकला है, दाखिल होना, कि आप प्रोफेशनल लाइफ में अब दाखिल हुए। मैट्रिक तक की जो लाइफ थी ना, वो एक अलग लाइफ थी, अब आपकी असल लाइफ शुरू हुई है। प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी शुरू हो रही है वो इंटरमीडिएट लेवल से, इसलिए बोलते हैं सबसे ज़्यादा फोकस कर लो इंटर लेवल को ना। तो इंटर का मतलब हो गया दाखिल हो जाना। और फेस, चेहरा, आपके चेहरे के सामने। अब इंग्लिश में ना कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना, कहीं कहीं डंडे भी पड़ जाएंगे ना, चेहरे में दाखिल हो जाना, ऐसा नहीं है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपके फेस के सामने क्या चीज़ आ रही है, आपके फेस के सामने निकलता उसी से। अगर आप मायने तोड़ लेते हो ना और थोड़ा सा अपना विजन क्लियर करो, सोचोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यार इसके ये मतलब होगा। इंटरफेस, फेस के सामने, फेस के सामने क्या चीज़ आ रही है, तो इससे इंटरफेस थोड़ा सा समझ ले पहले कि इंटरफेस में अगर आता हूँ तो सबसे ऊपर वाली एक बार आई हुई है, ये हर सॉफ्टवेयर में खुलती है। मैं किसी भी चीज़ को खोल लूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लूँ, ये ऊपर आई हुई है। मैं माई कंप्यूटर को खोल लूँ, ये ऊपर आई हुई है ब्लू कलर की। ये जो सबसे ऊपर वाली बार है ना, इस बार का नाम होता है टाइटल बार। लिखना चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पे मैं बता रहा हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर के हम खोलते हैं तो सबसे ऊपर वाली बार क्या आती है, टाइटल। टाइटल किसे कहते हैं, किसी चीज़ के नाम को। मेरी आदत है सवाल ज़्यादा करता हूँ, परेशान नहीं हो ना, क्योंकि जो सवाल करूँगा ना वही चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। मैं डायरेक्ट बता दूंगा ना, नींद आएगी, जमाइयाँ आएंगी और सो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कोर्स ऐसे ना खुश सब्जेक्ट है, तो सवाल करूँगा तो थोड़ा एक्टिव रहोगे आप लोग। तो टाइटल, टाइटल का वर्ड इंग्लिश में बड़ा मशहूर है। अभी जैसे कहना नाम देते हैं, टाइटल बेसिकली कहते हैं मौजू, उन्वान, फहरिस्त, एजेंडा होता है ना, कॉन्टेंट्स। तो टाइटल से होता क्या है, अगर कहीं पर एक मौजू लिखा हुआ होगा, उसको देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है। एक स्टोरी है, उसका मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा, मैंने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी, लेकिन सिर्फ टाइटल पढ़ूंगा, मुझे एक आइडिया हो जाएगा, मरकज़ी ख़याल उसका दिमाग में आ जाएगा, इसकी समरी मेरे दिमाग में आ जाएगी कि इस स्टोरी के अंदर ये लिखा होगा, सिर्फ टाइटल को पढ़ के। तो टाइटल बार का नाम भी इसीलिए दिया है कि यहाँ पे ना ये जो नाम लिखा है ड्राइंग वन, ये असल इसकी बुनियादी, इसको देखते हुए इन्होंने नाम दिया है टाइटल बार, कि जो मेरे पास टाइटल होगा उससे मैं जज कर लूँगी किसका काम है। रोहाब का काम हो रहा है, मुजीब का हो रहा है, किसका है। जिस नाम को मैं सेव करूँगा ड्राइंग वन की जगह वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उस जगह पे क्या आ जाएगा, नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये टाइटल बार है। ये आ गया फाइल का नेम, ड्राइंग वन क्या आ गया, फाइल का नेम। फाइल के नेम के बाद ऑप्शन आ गया .dwg, ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में भी। ये क्या था, एक्सटेंशन यानी कि फॉर्मेट। ये क्या कर रहा था, फॉर्मेट। हर चीज़ का अपने एक फॉर्मेट होता है, हर फाइल का एक फॉर्मेट है। हम तस्वीरों की बात करते हैं, इमेज की, JPG का फॉर्मेट होता है, PSD की फ़ाइल होती है, PDF की होती है, TIFF की फ़ाइल होती है, बिटमैप की होती है, मुख्तलिफ फॉर्मेट चल रहा है। इसी तरह आप ऑफिस की प्रोडक्ट में आ जाओ, डॉक की फ़ाइल चल रही है, PPT की चल रही है, XLX की चल रही है, ये सब फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है। इसी तरह अगर कहीं पे DWG लिखा है तो ये ड्राइंग का फॉर्मेट है, ये क्या है, ड्राइंग का फॉर्मेट। और अगर DWT लिखा है, G के बजाय T आ गया, तो वो ड्राइंग का टेम्पलेट है। टेम्पलेट एक अलग चीज़ है, हम इस टॉपिक में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्पलेट होता है सांचा, टेम्पलेट होता है। मोबाइल में भी उम्र आपने देखा होगा टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, तो ये क्या होता है, टाइम सेविंग करने के लिए होता है कि बना बनाई चीज़ आपने यूज़ कर ली, तो ये DWT है। अच्छा, और अगर आप आगे आ गए तो ये मिनिमाइज बटन है,
हाइड करने के लिए बचपन में जो कभी कहते थे ना, कोई आया देखने के लिए हाइड कर दिया, वाइल डाइंग नहीं है, पढ़ ले। मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन, विंडो स्क्रीन को लार्ज और स्मॉल करना, और क्लोज बटन सॉफ्टवेयर को ही बंद कर देना। तो ये काम किसका चल रहा है? टाइटल बार का। ये काम चल रहा है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे अगर आ जाता हूँ तो ये पूरी एक बार चल रही है। इस कंप्लीट बार का नाम है मेन्यू बार। मेन्यू किसे कहते हैं? खाने को। अच्छा, अभी मेन्यू क्या आइडिया समझ आ रहा है? अज्जा, सही है। अज्जा कभी वो लिया है? नहीं, उर्दू में नहीं बता, इंग्लिश में बता दो। मेन्यू अज्जा तो इन्होंने कह दिया, वो उससे मुझे पैकेट से याद आ गया ना, बिरयानी का और में मसाले का, उसके पीछे लिखा है अज्जा, कौन कौन सी चीज़ें डर लेंगे उर्दू में, उसके पीछे लिखा होता है। मेन्यू कहते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन। मेन्यू का जो वर्ड यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए। कभी बिरयानी की रेडी वाले के पास जाके पूछे कि मेन्यू क्या है? नहीं पूछते ना, आपको पता है उसके पास एक ही प्रोडक्ट है। जब आप देखते हैं प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तब आप मेन्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बताते हैं मेन्यू दिखाओ, क्योंकि आपको पता है इसके पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। तो इस पूरी बार का नाम है मेन्यू बार। लेकिन जब मैं एक एक प्रोडक्ट की बात करूँगा ना, तो वो टैब कहलाएगा। फाइल का टैब, एडिट का टैब, व्यू का टैब, इंसर्ट का टैब, फॉर्मेट का टैब, फिर वो मेन्यू नहीं होगा। कंप्लीट बार का नाम होगा तो मेन्यू बार होगा। इसी तरह उससे और नीचे आ जाएं तो एक ये बार आई हुई है, ये बार कहलाती है स्टैंडर्ड बार, और ये भी हर सॉफ्टवेयर में खुलेगी। इसमें उमूमन शॉर्टकट होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, ओपन, फॉर्मेट, प्रिंट, स्केल, इन सब चीज़ों के ऑप्शन चल रहे होते हैं, शॉर्टकट्स। तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड बार। ये कहलाती है स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार के नीचे आएंगे तो ये कहलाती है लेयर्स बार। लेयर्स के टॉपिक को भी हम ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने यूज़ किया, तो अडोब तो बहुत कम ही यूज़ किया होगा, किसी ने किया होगा, वरना यूज़ नहीं किया। अडोब फोटोशॉप यूज़ किया है? नाम सुना है? काम क्या होता है? ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क तो माइक्रोसॉफ्ट में होता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में, ऑफिस प्रोडक्ट में। एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। जो फोटोशॉप है वो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, बस सूरत को खूबसूरत बनाने के लिए ना, तो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये फ़ोटोशॉप। और इसमें यहाँ पे काम टोटली डिपेंड कर होते हैं लेयर्स के ऊपर। लेयर्स का वर्ड होता है तह के लिए ना, उमूमन आपने सुना होगा क्रीम लेयर्स, क्रीम की लेयर्स हो रही है, तह चली। कपड़े होते हैं क्लॉथ्स, आप क्लॉथ्स की भी लेयर्स बनाते हो, तो लेयर्स का वर्ड है तह। इसको हम बाद में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, ये किस लिए दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो ये लेयर्स का ऑप्शन है। और फिर प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात, उसकी क्वालिटीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद दो बार आपके पास आई हुई है। एक आई हुई है ड्रॉ बार, जो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है, ये क्या है? ड्रॉ बार। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बनाना। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, स्केच ड्रॉ कर दो, यानी कि स्केच बना दो। तो ड्रॉ बार में वो तमाम चीज़ें होंगी जो आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे। 90% इसमें ज्योमेट्री का शेप्स होंगी। 90% क्या चली होंगी? ज्योमेट्री का शेप चल रही होंगी ड्रॉ बार्स के अंदर। और जो आपके राइट हैंड साइड पे बनी हुई है बार, उस बार का नाम है मॉडिफाई बार। थोड़ी देर आप रखोगे ना, माउस पे नाम भी लिखा हुआ आ रहा होगा, मॉडिफाई। थोड़ी देर के लिए आप रखो ड्रॉ, फिर मॉडिफाई बार है। मॉडिफाई बार में वो तमाम चीज़ें होंगी जो बनी हुई चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मुझे रोटेट करना है, ये पार्ट है ना, इसको रोटेट करना है, तो ये पार्ट पहले बना है तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट की कमांड मुझे मिलेगी मॉडिफाई के अंदर। मुझे इसको स्केल करना है, लार्ज या स्मॉल करना है, तो स्केल की कमांड मिलेगी मॉडिफाई के अंदर, कि बनी हुई चीज़ में काम हो रहा है। हाँ, मॉडिफाई माने ऑल्ट्रेशन करना, एडिटिंग करना। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ की कॉपी करनी है तो कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। मॉडिफाई पे बनी हुई है तो उसको कॉपी कर रहा हूँ, मूव करना है, कोई चीज़ बनी है तो उसको मूव कर रहा हूँ। बनी हुई चीज़ के ऊपर जो भी चीज़ इंप्लीमेंट हो रही होगी, वो तमाम कमांड हमें किस में मिलेंगी? मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफिकेशन, रद्दोबदल, एडिटिंग वगैरह। अच्छा, इसी तरह आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन, इसको कहते हैं वर्क स्पेस। ब्लैक स्क्रीन को कहते हैं वर्क स्पेस, काम करने की जगह। अच्छा, इसको अभी डिटेल में और डिस्कस करते हैं। ये एक ऑप्शन बना हुआ है क्रॉस। इस क्रॉस को कहते हैं क्रॉस हेयर, इसका नाम है क्रॉस हेयर। आम सॉफ्टवेयर में तो हम लोग कर्सर कह रहे होते हैं, लेकिन ऑटोकैड के अंदर ये कहलाता है क्रॉस हेयर। और अगर किसी ने कोई गेम वगैरह भी खेला हो, कोई ऐसा गेम जिसमें टारगेट बनाते हैं, CS वगैरह, इस तरह जो आप शूट कर रहे होते हैं, किसी को टारगेट बनाते हैं, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ आ रहा होता है क्रॉस हेयर। तो टारगेट बनाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से इस चीज़ का नाम क्या दिया है? क्रॉस
है यार, ये कर्सर वाला काम भी करता है, यानी कि सिलेक्शन वाला काम भी करता है। सेकंड चीज़ ये अलाइनमेंट के लिए भी काम करता है, चेक करने के लिए कि वर्टिकल अलाइन में है चीज़, एक चीज़ इधर रखी हुई है, दूसरी भी इसी सीट में रखी हुई है, तो ये अलाइनमेंट चेक कर लेगा। ऐसा नहीं ऊपर नीचे है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट के लिए भी वर्किंग करेगा। अच्छा, सेकंड इसके अलावा अगर मैं इंटरफेस में देख रहा हूँ तो एक ये ऑप्शन आया हुआ है एक्स और वाई पैनल, ये चीज़ कहलाता है यूसीएस आइकन। ये कहलाता है यूसीएस आइकन, यानी कि यूसीएस, यू फॉर यूज़र, यूज़र भी कहते हैं बहुत से लोग, यूनिवर्सल भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड के तौर पे यूनिवर्सल कह रहे होते हैं, वरना यूज़र का वर्ड है कि भाई जिस जगह आप काम कर रहे हो वो यूज़र के ऊपर है। यूज़र कोऑर्डिनेट्स सिस्टम आइकन, आइकन तो खैर शॉर्ट की को कहते हैं किसी भी चीज़ की, तो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, ये इसकी एब्रीवेशन है कंप्लीट, कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं इंटरफेस में आ रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन आया हुआ है, ये स्क्रॉल बार कहलाता है, अप एंड डाउन करने के लिए, स्क्रॉलिंग से निकला है, रेंगना रखना इससे निकला है, चाहे वो टॉप टू बॉटम काम करे या लेफ़्ट टू राइट काम करे, ये सब स्क्रॉलिंग बार है। अच्छा, इसी तरह अगर आप आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, मॉडल लेआउट 2, इस तरह का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाएंगे, कोई पार्ट बनाएंगे, किसी भी किस्म का स्केच बनाएंगे, वो हम काम करेंगे मॉडल के ऊपर, और जब मामला आएगा प्रिंटिंग के ऊपर कि उसका प्रिंट निकालना है, तब हम जाएंगे लेआउट के ऊपर, प्रॉपर तरीका। वरना 90% काम तो लोग मॉडल पे ही कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी मॉडल पे जाके फिट टू स्क्रीन करके प्रिंट निकाल देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप काम करोगे तो लेआउट पे जाके आप इंटरफेस को अपना सेट करोगे, टाइटल ब्लॉक बनाओगे, कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, शेड्यूलिंग वगैरह बनेगा, फिर आप अपनी ड्राइंग को वहाँ पे रिकॉल करवाएंगे। तो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे लेआउट, ताकि स्केलिंग पे काम हो, और काम हम करेंगे किस पे, मॉडल के ऊपर। जब भी किसी क्लाइंट को देने को हम लेआउट वाला प्रिंट निकाल के देंगे, मॉडल वाला प्रिंट निकाल के नहीं देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो ये पूरा एक ऑप्शन आया हुआ है, ये चीज़ कहलाती है कमांड लाइन, पूरा ऑप्शन कहलाता है कमांड लाइन या कम्युनिकेशन बार, दो नाम है इसके, कमांड लाइन या कम्युनिकेशन बार। कम्युनिकेशन बातचीत को कहते हैं कम्युनिकेशन बार, कमांड लाइन भी कहते हैं या कम्युनिकेशन बार भी कहते हैं। और इसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल 9 से ये ऑन होगी, कंट्रोल 9 से ऑफ होगी। अभी कभी अगर बाय मिस्टेक गलती से ये क्लोज हो जाए ना, आप कमांड लाइन पे आए, गलती से इधर क्लिक हो गया, क्लोज हो गई, ये बंद हो गई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल 9 से ऑन होगी, कंट्रोल 9 से ये ऑफ होगी। और अगर शॉर्ट की याद नहीं है तो फिर टूल्स में आ जाएंगे, टूल में मिल जाएगा यहाँ पे कमांड लाइन, टूल में आपको मिल जाएगी कमांड लाइन, आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, कमांड लाइन टूल्स के अंदर मिल जाएगी आपको कमांड लाइन। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं आता हूँ तो ये एक ऑप्शन आया हुआ है आपके पास, तो ये इस तरह की फॉर्म में भी आ रहा होगा, इसकी पूरी सेटिंग में बता दूंगा क्या है। नेक्स्ट क्लास में USB ले आना है ताकि बैकअप ले जाओ, या लैपटॉप वगैरह है तो एक बंदा लैपटॉप भी ले आना है ताकि उसी पे मैं इंस्टॉलेशन, एक क्लास में इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी बता दूँ, उसी से हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो एक बंदे का इंस्टॉल भी हो जाएगा और आप लोग भी देख लोगे ताकि घर पे जाके इजीली उसको इंस्टॉल कर सको। वैसे मैं वीडियो भी दे दूँगा किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, पूरी वीडियो बना के कि इस तरह से ये इंस्टॉल होगा। अच्छा, तो ये आपके पास जो ऑप्शन आए हुए ना, ये कहलाते हैं मोड्स, ये कहलाते हैं मोड्स। मुख्तलिफ मोड है, मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ होंगे, अलग अलग जगहों पे हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके नीचे वाली जो बार है ये स्टैंडर्ड है, यानी कि सब जगहों पे यूज़ हो रही थी, ये कहलाती है टास्क बार, हर सॉफ्टवेयर में खुलेगी, ये कहलाती है टास्क बार। ये था इंटरफेस का मामला कि मैं अगर किसी चीज़ को ओपन करता हूँ, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की डिटेल आएगी, किस किस तरह से मुझे उसको कंडक्ट करना है, नाम लेना है। क्लियर है यहाँ पे, कोई मसला? अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस को चेंज कर देते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया गया था कि ऑटोकैड जो है वो कन्वर्ट हुआ है रिबन सिस्टम में, कौन से वर्जन में? 2009 वर्जन में। ये कौन सा चल रहा है वर्जन?
14 2014 वर्जन डल रहा है। तो इसमें तो ये वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह 2008 2007 2006 में काम होता था, टैब सिस्टम में काम करता था। ये रिबिन में तो काम नहीं कर रहा, कॉलम्स के अंदर काम कर रहा है। टैब सिस्टम किस पे काम कर रहे हैं? कॉलम्स के अंदर, और ये कॉलम में काम कर रहा है, ये तो टैब सिस्टम वाला काम हो रहा है। जबकि इसको काम किस तरह करना चाहिए? रिबिन में, क्योंकि 2009 के बाद का वर्जन है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिबिन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मोड्स के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है, वर्क स्विच बटन। इस पर गेयर बना होता है निशानी, वर्क स्विच बटन, वर्क स्पेस स्विच बटन। तो ये जो कंडीशन है, आप इसको खोल के ना यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करोगे ये ड्राफ्टिंग वाले पे आया हुआ होगा, यानी कि रिबिन सिस्टम पे आया हुआ होगा। किस पे आया हुआ होगा? रिबिन सिस्टम पे। साकिब एडवांस वो एक्सेल वाला आ चुके हैं, जाके देख लेना, आज क्लास है उनकी एक्सेल की। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है आपके पास? रिबिन सिस्टम। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो इसका इंटरफेस चेंज है। अभी जो हम काम कर रहे थे उसका इंटरफेस चेंज था, और रिबिन सिस्टम का इंटरफेस चेंज है। इधर इंटरफेस में आ रहा हूँ तो इधर हमने मोड्स के बाद क्या पढ़ा था? नीचे मेन्यू बार के नीचे हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड बार, लेयर्स बार, प्रॉपर्टीज़ बार, वो बार का नाम लिए थे, ड्रॉ बार, मॉडिफाई बार। यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं आ रही, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? जब मैंने इसको खोला है तो ये चीज़ क्या आ गई? पूरा रिबिन आ गया। पूरा क्या आ गया? रिबिन आ गया। इस रिबिन को अगर मैं देखता हूँ तो इस रिबिन को इन्होंने डिवाइड किया है किसके अंदर? पैनल्स के अंदर। रिबिन को डिवाइड किए पैनल्स के अंदर। जिस तरह उसमें छोटे छोटे बार चल रही थी ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पैनल्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप पैनल्स देखते हैं ना, रिबिन का पैनल किस तरह चला, देखिए मैं किसी में भी क्लिक कर रहा हूँ ना, ये पूरी स्लॉट चेंज हो रही है, रॉ। ये रिबिन है, ये क्या है? रिबिन। जिस तरह मेन्यू बार डिवाइड हुई थी टैब्स में, होम का टैब, मैं होम बार नहीं कह रहा, बार पूरी थी मेन्यू बार, होम का टैब। जब होम के टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरी रिबिन चेंज हो रही है। इस रिबिन को इन्होंने डिवाइड किया पैनल्स के अंदर। ये देखो हल्की सी लाइन लगी हुई है, नीचे टेक्स्ट अलग लिखा है, ये ड्रॉ का पैनल है, ये मॉडिफाई का पैनल है, ये लेयर्स का पैनल है, ये एनोटेट का पैनल है। ये सब क्या हुए हुए? पैनल्स हुए हैं। जिस तरह उधर बार खुले थे ना, ड्रॉ बार, मॉडिफाई बार, लेयर्स बार, प्रॉपर्टीज़ बार, इन्होंने उन सब चीज़ों को कन्वर्ट किसमें करिए? पैनल्स के अंदर। ड्रॉ का पैनल, मॉडिफाई का पैनल, लेयर्स का पैनल, तो ये पैनल्स के अंदर आ गया। लेकिन वजह क्या हुई रिबिन सिस्टम से? आएगा ना, अभी आ रहा है, उसके लिए शांति रखना पड़ेगी थोड़ी सी ना, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? रिबिन सिस्टम। तो ये रिबिन सिस्टम हम लोग नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे यहाँ रैम इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है कि सिस्टम को डाल सकते हैं। हर चीज़ का डिस्प्ले सामने आ रहा है ना, तो ग्राफिक का डिस्प्ले इसका स्ट्रॉन्ग हो गया, जितना हैवी हो गया उतना लोड लेगा। और रैम की वजह से क्या आती है? स्पीड। मैं चाह रहा हूँ ये काम वैसे ही करे क्लासिक की तरह, जिस तरह हम विंडो क्लासिक कर रहे थे, ये किस तरह काम करे? क्लासिक। वो जो आप पूछ रहे हो ना, वो क्या कहलाता है? क्लासिक मोड। वो कहलाता है क्लासिक मोड। तो उस चीज़ के लिए आप दोबारा यही करोगे। नीचे आया हुआ वर्क स्विच बटन, गेयर बना हुआ है, आप इसको खोल के इसको कन्वर्ट किस में कर दो? ऑटोकैड क्लासिक। जब ऑटोकैड क्लासिक में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये टैब सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। रिबिन सिस्टम से हट के किस में आ जाएगा? टैब सिस्टम में। क्लियर है? कोई मसला है इसमें किसी भी किस्म का? अच्छा जी, ये तो खैर वो मामला थे जो आप जनरल नॉलेज के तौर पर पढ़ लेते। और जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आप जो कोर्स करने आए हो ना, ये है क्या चीज़? ये तो आप लोग मुझे बताओगे ना, क्योंकि आप लोग आए हो इंटरेस्ट लेके कोर्स करने के लिए। हाँ भाई, ऑटोकैड क्या है? अब्बू ने कह दिया था, चाचा, मामा, ताया, किसी ने कह दिया था जो ऑटोकैड में आ गए, या खुद दिमाग ने काम किया था, किस वजह से आ गए थे ना कोर्स में। क्या है ये ऑटोकैड? इसके मुतालिक क्या क्या मालूमात है? किसी चीज़ की टोपो वगैरह करते हैं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेट वगैरह उठाते हैं, अच्छा, वो जाके ऑटोकैड में हमें उसका ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। सही, ड्राइंग बनाना होता है। आप क्या कह रहे हो भाई, ऑटोकैड किस चीज़ के लिए? इसकी एब्रीवेशन क्या होगी? यूनिवर्सिटी में भी, डिप्लोमा के अंदर भी एक कोर्स शामिल है। डिप्लोमा की बुक में भी कैड कैम के नाम से, या जो है उसमें सॉलिड कैड के नाम से सॉफ्टवेयर बुकें हैं जो आप लोग जो है पेपर देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो कैड की एब्रीवेशन उसमें भी है। हाँ, थर्ड ईयर में ही है। सैम के नाम से एक बुक, तुम्हारी डिप्लोमा में सैम के नाम से एक बुक आएगी। अच्छा, हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? शॉप ड्राइंग्स बनाने के लिए, दुकानों की ड्राइंग है। शॉप ड्राइंग्स क्या है? पहले इन लोगों को ये तो समझाओ, शॉप ड्राइंग्स क्या होती है? मेन ड्राइंग होती है। मेन ड्राइंग होती है। असल में इंजीनियरिंग फील्ड में ना
एक वर्ड यूज़ होता है शॉप ड्राइंग्स, और 2D टोटली बेस कर रही होती है शॉप ड्राइंग्स के ऊपर। बहुत से लोग समझते हैं शॉप ड्राइंग्स का मतलब दुकानों की ड्राइंग, ना ऐसा नहीं है। शॉप ड्राइंग्स का नाम दिया गया है, शॉप ड्राइंग्स का मतलब है डिटेल ड्राइंग्स, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस वगैरह काट के अंदर की डेप्थ दिखाई जाती है, तो वो कहलाती है शॉप ड्राइंग्स। तो शॉप ड्राइंग्स बनाने के लिए हम ऑटोकैड यूज़ करते हैं। मैं एब्रीविएशन पूछ रहा हूँ कि इसकी एब्रीविएशन क्या होगी, क्या दिमाग में आ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगी? हाँ भाई मुजीब, नजीब, रोहिब तुम भी बता दो, कुछ भी नहीं पता? हाँ भाई दानिश भाई, कभी नाम सुना ही नहीं? अच्छा जी, सही। अच्छा, और फिर कैड, कंप्यूटर एडिट ड्राइंग्स। अच्छा, डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ड्राइंग नहीं डिज़ाइन। असल में ऑटो तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैनुअल है या ऑटो है गाड़ी, ऑटोमेटिक के लिए हम लोग ऑटो के वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास ऑटोमेटिक। इसके बाद आ गया कैड, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडिट। ये एडिट जमा करने वाला नहीं है, ये इमदाद वाला है जो पाकिस्तान ले रहा होता है ना, एडिट, कंप्यूटर एडिट। और डी से हमारे यहाँ दो चीज़ों में से एक चीज़ पे काम हो रहा है, या तो डिज़ाइनिंग आप ले लो या ड्राफ्टिंग। दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर इधर लिखा होता है CADD, उधर लिखा होता है CADD, तो वहाँ चल रहा होता है डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, वहाँ चल रहा होता है डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। हमारे यहाँ एक काम चल रहा होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा ना। हमारे यहाँ हम खाका बनाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं है, या हम इंडस्ट्रीज़ से कोई पार्ट मंगवा लेते हैं बाहर से, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उसको देख के हम ड्राइंग बना रहे होते हैं। तो एक चीज़ होती है, हम एक स्केच बहुत अच्छा बना पाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करवा पा रहे होते, वो वसाइल नहीं होते हमारे यहाँ। और अगर मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं तो उसकी ड्राइंग हम नहीं बना रहे, उसका डिज़ाइन बाहर वालों ने बनाया था, हम लोग उसकी डिज़ाइन को कॉपी कर रहे हैं। कोई एक काम चल रहा है हमारे यहाँ, जैसे पेट्रोल की मिसाल है ना, रिफाइन नहीं हो रहा, नहीं कर रहा है, यहीं से रिफाइन होने बाहर जा रहा है, वहाँ से आगे फिर हमें महंगा पड़ रहा है। तो ऐसी मामला इसके साथ भी चल रहा है। तो हम लोग डिज़ाइन बना के बाहर बेच देते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करके हमें पार्ट दे रहे होते हैं, या हम वहाँ से पार्ट मंगवा के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उसको देख के उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। तो एक काम चल रहा होता है। तो हमारे यहाँ जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग। या तो आप उसका डिज़ाइन बना रहे हो और ड्राफ्ट उसको पाया तकमील तक पहुँचा चुके होते हो, बना चुके होते हो। तो हमारे यहाँ डिज़ाइन ज़्यादातर चल रहा होता है, ड्राफ्ट नहीं हो रहा होता। और अगर ड्राफ्ट हो रहा होता है उसका डिज़ाइन हमारा नहीं होता, हमारा डिज़ाइन चोरी हुआ हुआ होता है। अच्छा, तो ये तो एक खैर एब्रिविएशन का मामला था। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी मुझे बता दो आप लोग कि मैनुअल और कंप्यूटराइज में क्या फ़र्क है। अगर मैं बात करता हूँ मैनुअल और कंप्यूटराइज, अच्छा वो मैनुअल हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, कंप्यूटराइज आने का क्या फ़ायदा हो गया? टाइम सेविंग बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, दूसरा एफिशिएंसी, एक्यूरेसी आ गई, यानी कि एफिशिएंसी आ गई आपके पास, एक्यूरेसी आ गई। अच्छा, और क्या हुआ? अच्छा, टाइम कैसे सेव हुआ? मिसाल के तौर पे मैं एक ये रिमोट बना रहा हूँ ना, मैं हाथ से बना रहा हूँ, हाथ से बनाने में भी 10 मिनट लग रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, इस पर बनाने में भी 10 मिनट लग रहे हैं। अब टाइम कैसे सेव होगा? टाइम ऐसे सेव होगा, मिसाल के तौर पे मुझे इसकी 100 कॉपी चाहिए थी, मैनुअल काम करने वाला क्या करेगा, 100 दफ़ा ये बनाएगा। आप 10 मिनट को अगर 100 से लगा लो ना, 10,000 मिनट, तो उसका इतना टाइम लग रहा था। और जब आप उस चीज़ को कंप्यूटराइज बना रहे तो फर्स्ट टाइम आपको बनाने में तो 10 मिनट लग गए, कॉपी करने में 10 सेकेंड लगेंगे, तो आपका टाइम इस तरह सेव हुआ। अच्छा, सिविल वालों का टाइम कैसे सेव हुआ? हमारे यहाँ ज़मीन चल रही है एकड़ के अंदर, पंजाब वगैरह में तो मल्ला और कनाल का सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, एकड़ सिस्टम चल रहा है। एकड़ कितना होता है, सिविल की फील्ड है ना, 1 एकड़ कितना होता है, कुछ आइडिया है? नहीं, 1 एकड़ में 20 जिले होते हैं। अच्छा भाई, और कोई कुछ आइडिया? और 10,000 क्या गज़? हाँ भाई, 10,000 गज़ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ भाई, एकड़ में
सिविल की फील्ड है। एकड़, अरिफ, ये, काफ, अड़े। अच्छा यहाँ भाई क्या है, कुछ भी आईडी नहीं, तुक्के लगा लो, कहीं ना कहीं तो बैठ जाएगी कहीं पटरी ना। क्या है एकड़, क्या कुछ नहीं पता। अच्छा एकड़ बड़ा होता है, गज बड़ा होता है? एकड़ बड़ा होता है, ये तो पता है ना। एकड़ बड़ा होता है, 1 एकड़ होता है 4840 स्क्वायर यार्ड, यानी स्क्वायर यार्ड कहते हैं गज को, 4840 स्क्वायर यार्ड। खैर इसके बाद की वैल्यू को आप छोड़ दो, वो 40 जो है वो गुंटा होता है। ये पटवारी की लैंग्वेज, ये बाद में बताऊंगे क्या है गुंटा वगैरह ना। ये वही मिसाल है, 1 से 1 रुपये है ना, तो पटवारी होता है पहले 1 रुपये दो, बाद में 100 रुपये देना। तो ये 40 गुंटे के ऊपर पहले लड़ाई हो रही थी, इसको छोड़ देते हैं। गुंटा जो होता है ना वो होता है 21 इंच का, 21 इंच की जगह पे लड़ाई हो रही है। 21 इंच को आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो इतने इंच के ऊपर उसको अगर आप डिवाइड कर दो 12 से तो फिट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपके पास 7-7.5 फीट की जगह आती है। तो इतनी सी जगह के ऊपर वो लड़ाई कर रहे होते हैं, पूछे 4840 गज जगह को छोड़ चुके होते हैं कि पहले गुंटे पे फड्डा हो रहा हो। तो खैर इसको तो अभी आप भूल जाओ, आप सिर्फ अपने ज़हन में रखो 4840 गज, ये होता है 1 एकड़, ये होता है 1 एकड़। और अगर आप वर्किंग ड्राइंग बना रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइंग भी 2 तरह की होती हैं। आज तो जनरल नॉलेज के हवाले से मैं क्लास रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी सैटरडे वाले दिन हम प्रॉपर लाइन से यानी कि टूल से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज जो सॉफ्टवेयर के हवाले से पढ़ रहे थे कि आप जो सॉफ्टवेयर कर रहे हो वो क्या चीज़ें क्या है, उसकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे आपके पास जो मसला आता है ना, वो 2 तरह की ड्राइंगों पे आएगा। आप लोग जब ड्राइंग बनाओगे तो 2 तरह की ड्राइंग्स आपको बनाना पड़ेंगी। कुछ ड्राइंग होती है सबमिशन ड्राइंग, जो सबमिट होती है, जो जिस रेंज के अंदर, जिस हदूद के अंदर है ना, जहाँ वो पास होगी, MDA, LDA, KDA। इसी तरह आपके पास कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA, बैरियर टाउन है, सबके अपने अपने बायलॉज हैं, वहाँ पे वो ड्राइंग पास होगी। तो जो ड्राइंग पास हो रही है ना, वो एज़ पर लॉ रूल्स के हिसाब से आप बनाओगे, वो कहलाएगी सबमिशन ड्राइंग। और वो हमारे यहाँ लॉ चल रहे हैं अलग के भाई 65% पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे और 35% आप ओपन टू स्काई यानी कि फ्री छोड़ोगे। अब किसी का 100 गज का प्लॉट है और वो 65 गज पे कंस्ट्रक्शन करे, इम्पॉसिबल है ना। हम तो बोलते हैं आगे वाली रोड भी घेर लो, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं 110 गज पे। 100 गज का प्लॉट होता है, 110 गज पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो बाकी जो 10 गज है वो क्या हो गया, आपने वर्किंग ड्राइंग में ले लिया था। तो वो ड्राइंग क्या बनती है, वर्किंग ड्राइंग, वो चल जाती है वर्किंग ड्राइंग। तो हमारा काम जो है दोनों पे चल रहा था, वर्किंग पे भी चल रहा था और सबमिशन में पास करने आपने सबमिशन दी भी होती है। काम हो रहा होता है वर्किंग के ऊपर, कोई आता है उसकी मुट्ठी गर्म हो जाती है। तो सबमिशन ड्राइंग पे अगर आप आएंगे तो सबमिशन बाय लॉज के हिसाब से 1 एकड़ के अंदर 120 गज के 22 से 23 प्लॉट अलाउ है, 22 से 23 प्लॉट अलाउ है। और अगर आप वर्किंग ड्राइंग पे आ रहे हैं तो आप 40 प्लॉट निकाल सकते हो, जिसको हम कहते हैं ना चाइना कटिंग। क्योंकि प्लॉटिंग के अंदर ना आपको एमिनिटीज़ देना होती है, जिसमें पब्लिक यूटिलाइजेशन की स्कूल है, मस्जिद है, प्ले ग्राउंड है, ये तमाम चीज़ें एमिनिटीज़ के अंदर, रोड्स हैं। बाद में आप उस चीज़ को निकालने के बाद उस पर भी प्लॉटिंग कर देते हो, चाइना कटिंग के नाम पे आ जाते हैं ना। तो इस तरह आप 40 प्लॉट निकाल लेते हो 120 गज के। लेकिन एक्चुअल में सबमिशन के हिसाब से अगर बायलॉज के हिसाब से चलेंगे तो आपको 22 से 23 प्लॉट अलाउ हैं। कोई सवाल किस टॉपिक के हवाले से? एमिनिटीज़ ये टाउन प्लानिंग के अंदर आती है। जैसे बहरिया टाउन है, पूरा एक शहर आबाद हो रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर आती हैं कि क्या क्या एमिनिटीज़ होंगी, उसकी क्या है। इनके भी अपने बायलॉज हैं कि एजुकेशन 3% अलाउ है, पार्क और प्ले ग्राउंड 4% अलाउ है। इन सब के अपने अपने बायलॉज हैं। वो आप लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे तो उसके अंदर पूरे बायलॉज पढ़ोगे, आधी इंजीनियरिंग तो यहीं पे पढ़ लोगे। SUBM सबमिशन, SUBMISSION सबमिशन। अच्छा समझ गए? तो यहाँ तक रखते हैं आज का टॉपिक। पीछे बच्चे आने शुरू हो गए न्यू बैच के ना, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 6 बजे हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट